तो बच्चों बेटा आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं फिर से आज अक्टूबर 2024 का पेपर। अक्टूबर 2024 का पेपर बेटा इकोनॉमिक्स का सेट बी। ठीक है बेटा, इस पेपर के 35 क्वेश्चंस तक हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, आज हम लोग बात करेंगे 36 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स की। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से करना है बेटा, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, 36 से लेकर हम 50 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। बेटा न्यूमेरिकल है, ध्यान से। द फॉलोइंग टेबल शोज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। एक क्लास 10th के दो सेक्शंस है बच्चों, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। दोनों क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए आपको 60 40, एवरेज मार्क्स है 40 और 50। ठीक है ना, चलिए बच्चों सॉल्यूशन देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 36 का। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अभी हमने बताया ना 60 और 40 है। फिर लिखा बेटा एवरेज मार्क्स। बेटा एवरेज का मतलब होता है मीन इसको, ये हमारा मीन का साइन होता है। ठीक है, ये हमारा मीन का साइन होता है। तो ये 40 है, ये भी मीन है, तो इसको हमने नाम दे दिया मीन 1 और 50 के लिए नाम दे दिया मीन 2। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो 60 थे इसको हमने बोल दिया n1 और जो 40 था उसको हमने बोल दिया n2। क्या बोला गया आपको? कंबाइन एवरेज निकालना है। कंबाइन एवरेज मतलब कंबाइन मीन निकालना है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है बेटा कंबाइन मीन निकालने का? जल्दी से, मीन 1 2 इक्वल टू मीन 1 n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। सारी वैल्यूज है हमारे पास। n1 है 60, मीन 1 है हमारे पास 40, n2 है बेटा 40 और मीन 2 है 50 डिवाइडेड बाय अगेन n1 प्लस n2 यानी कि 60 प्लस 40, है ना। सिंपल कैलकुलेशन है। 6 4 24 तो 2400 हो गया और प्लस 50 इंटू 40 हो गया बेटा 2000। कितना हो गया? 2000 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40 कितना होता है? 100 होता है। ठीक है ना, कितना आएगा ऊपर न्यूमरेटर में? न्यूमरेटर में आ गया 4400 डिवाइडेड बाय 100। तो बेटा सिंपल 2 0 से 2 0 गए, हमारे पास कंबाइन मीन का आंसर आ गया 44। ठीक है ना, अगर किसी बच्चे को ये फॉर्मूला अच्छे से समझ नहीं आया, सर आपने बहुत जल्दी जल्दी बता दिया, कोई बात नहीं बेटा, यहां देखेंगे वीडियो पॉज करके आराम से। ठीक है, देखो फिर से सेक्शन ए में 60 स्टूडेंट्स, 40 मीन 1 मीन 2। पहले हमने टोटल निकाला 60 into 40, वो मैंने यहां पे भी किया था। फिर 40 into 50 करा 2000, वो हमने यहां पे भी किया था। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कर दिया 100। तो फिर हमने क्या करा, अपना वही मीन का फॉर्मूला लगा दिया। देखो ये रहा, कंबाइंड टोटल मार्क्स ऊपर, टोटल स्टूडेंट्स नीचे, तो आंसर इज 44। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, एक्सप्लेन व्हाट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। व्हाट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन? बेटा ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होती है? चलो जल्दी से एक बार ग्राफ देखते हैं। ये होता है हमारे पास ग्राफ। ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब होता है ये जो कंजम्पशन यहां से स्टार्ट होती है। यहां से क्यों स्टार्ट होती है? क्योंकि हम इस एक्सिस पे लेते हैं इनकम और यहां पर हम कंजम्पशन ले रहे हैं, और ये यहां से इसलिए स्टार्ट होती है बेटा क्योंकि इनिशियली कुछ कंजम्पशन हम मानते हैं जो कि ऑटोनॉमस होती है, मींस जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर होती है। यानी कि इकोनॉमी में कुछ इनकम नहीं भी है, अगर हमारी इनकम जीरो भी है तो भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो वही कंजम्पशन जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर होती है उसी कंजम्पशन को क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। चलिए एक बार पढ़ते हैं ध्यान से आराम से। Autonomous consumption refers to the level of consumption expenditure that occurs even when an individual or a household has zero income। यही बताया ना मैंने आपको अभी कि जब जीरो इनकम होती है तब भी जो हमारा कंजम्पशन होता है, it represents the basic unavoidable spending required to meet essential needs like food, shelter and clothing। तो बेटा जो बेसिक खर्चे करने के लिए हमें एक्सपेंडिचर की जरूरत होती है, चाहे इनकम हो या ना हो। ठीक है ना, ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट इनकम, से कोई मतलब नहीं है, एंड इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर सच एज पास्ट सेविंग्स। कहां से करेंगे जब इनकम नहीं होगी? तो पास्ट सेविंग से, बोरिंग से या गवर्नमेंट के सपोर्ट से। ठीक है, तो उसी कंजम्पशन को जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इन इकोनॉमिक टर्म्स द ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज रिप्रेजेंटेड एज कांस्टेंट इन द कंजम्पशन फंक्शन। जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन होता है, देखो बेटा ये होता है कंजम्पशन फंक्शन। कुछ कुछ जगह पे आपने ऐसे भी लिखा देखा होगा, C बार प्लस BY। तो हम इसको A भी बोल देते हैं फर्स्ट टर्म को और C बार भी बोल देते हैं, मतलब दोनों का सेम है, एब्रीविएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो क्या मतलब है यहां पर A का, हमें सिर्फ A पे फोकस करना है पहले। A है हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और कौन सी कंजम्पशन? व्हेन Y इज इक्वल्स टू 0। Y मींस इनकम। ठीक है, बी हमारा एमपीसी होता है और वाई हमारा इनकम होता है, और जो कैपिटल सी है ये हमारा टोटल कंजम्पशन होता है। ठीक है बेटा, ये था आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चले। नहीं, इसके अंदर पहले ऑप्शन में एक और दिया हुआ है, ध्यान से ऑप्शन भी पढ़नी है। एन इंडिविजुअल रिसीव्स इनकम ऑफ 5000
he paid income tax at the rate of 5%, calculate his disposable income। अरे वाह, क्या क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि एक इंडिविजुअल को 5000 की इनकम रिसीव होती है, वो इनकम टैक्स दे देता है उस पे 5%, तो बताओ उसकी डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी। बेटा डिस्पोजेबल इनकम मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, y के नीचे छोटा d लिख के, और एक इसके इक्वल होता है y माइनस t। क्या मतलब, इनकम माइनस टैक्स। तो सीधा मतलब है डिस्पोजेबल इनकम को, अगर आप इनकम में से टैक्स हटा दो तो जो रिमेनिंग इनकम रह जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, अब कैसे निकालना है, देखो इनकम 5000 है, इनकम टैक्स रेट है 5%, तो बेटा पहले 5000 का हमने निकाला 5%, जो कि कितना आता है 250। हमने उठा के इस 250 को, देखो ये रहा ना फॉर्मूला, इनकम माइनस इनकम टैक्स, 5000 में से 250 माइनस कर दिया, जो आंसर आया वो क्या है हमारे पास बेटा, डिस्पोजेबल इनकम। तो फाइनल आंसर इज 4750 विच इज डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 37 तक। ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ मूव करें। देखो क्वेश्चन नंबर 38, स्टेट एनी टू assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्या assumptions होती है, समझते हो assumption का मतलब? assumption मतलब होता है कि जिन चीजों को, पहले तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, assumption तो बात की बात है। लॉ ऑफ डिमांड मतलब बेटा जब प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी। मतलब इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड को ही हम लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। लेकिन जब हम ये वाला रिलेशनशिप पढ़ते हैं ना प्राइस और डिमांड का, तो हम कुछ चीजों को कांस्टेंट मान के चलते हैं। कुछ हमारी assumptions होती हैं कि ये तो कांस्टेंट ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल बेटा, अगर कोई आपकी इनकम मान लो बढ़ जाती है, प्राइस पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, तब भी तो आप प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा देते हो ना, तब भी तो आप डिमांड ज्यादा करते हो क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है ना। तो लॉ ऑफ डिमांड तो ऑपरेट हुआ ही नहीं, प्राइस कम हुआ ही नहीं, फिर भी आपने डिमांड बढ़ा दी। तो इसलिए हमारी assumption क्या हो गई कि हम इनकम को कांस्टेंट मान के चलते हैं। ठीक है ना, ये मैंने आपको एक फैक्टर डिस्कस किया, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्राइस के अलावा होते हैं और उनको हम उन सबको कांस्टेंट मान के चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो बेटा यही मेरी पहली assumption है। देखो पहली assumption में क्या लिखा है, सेट्रेस पेरिबस। अरे ये क्या वर्ड है, ये बेटा लेटेंट टर्म है जिसका मतलब वही होता है जो मैंने आपको भी बताया, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग्स मतलब अदर देन प्राइस के अलावा जो भी चीजें उन सबको हम कांस्टेंट मानते हैं। तो देखो, द लॉ ऑफ डिमांड अज्यूम्स दैट ऑल अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड सच एज कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिमेन्स कांस्टेंट, ओनली द प्राइस ऑफ द गुड इटसेल्फ चेंजेस। ठीक है ना, ये सारे फैक्टर्स है बेटा, अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे, जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो पहले assumption क्या है कि हम इन सारे फैक्टर्स को क्या मानते हैं कि ये सारे कांस्टेंट है, इनमें से कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, ये थी फर्स्ट assumption। सेकंड assumption देखो, सेकंड है रैशनल कंज्यूमर बिहेवियर। रैशनल कंज्यूमर क्या होता है, अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं कि प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी, आप कहोगे सर मैं तो नहीं बढ़ा रहा, डिमांड होता रहे प्राइस कम, तो बेटा आपकी बात हो ही नहीं रही, किसी की भी बात नहीं हो रही, एक रैशनल कंज्यूमर की बात हो रही है। रैशनल कंज्यूमर मतलब वो होता है जो रैशनली बिहेव करता है, यानी कि इन इकोनॉमिक्स की बनाए हुए assumptions और रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करता है। ठीक है, एक इमेजिनरी कंज्यूमर या रैशनल कंज्यूमर। तो रैशनल कंज्यूमर का हम बिहेवियर एज्यूम करते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ रैशनल कंज्यूमर बिहेवियर, नॉट अ बिहेवियर ऑफ यू एंड मी, कि आप और मैं कैसे बिहेव कर रहे हैं उसके हिसाब से इकोनॉमिक्स नहीं चलता। ठीक है, इट इज अज्यूम्ड दैट कंज्यूमर्स बिहेव रैशनली एंड एम टू मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी, मतलब सेटिस्फैक्शन। दे बाय मोर ऑफ द गुड्स व्हेन प्राइस डिक्रीजेस एंड लेस व्हेन इट्स प्राइस इंक्रीजेस, यानी लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है, प्रोवाइड ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो बेटा दो assumptions हो गई। ठीक है, ये तो हमारे पास 38 का ए पार्ट। अब चलते हैं इसके बी पार्ट पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा बी पार्ट, बहुत ध्यान से। क्या कह रहा है, एक्सप्लेन इनकम इफेक्ट। अब ध्यान से, अगर एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं ध्यान से, कि अगर आपके पास है 100 रुपीज, कितने रुपीज है, 100 रुपीज आपकी इनकम है, ये आपकी इनकम है, और लेट सपोज किसी कॉमोडिटी का प्राइस है 80 रुपीज जो आप परचेस करते हो, उसका प्राइस है। तो मेरे को एक बात बताओ, जब आपके पास 100 रुपीज इनकम है और आप 80 रुपीज इसके ऊपर स्पेंड कर देते हो, तो आपके पास कितने बचते हैं, 20 बचते हैं ना। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं इस कॉमोडिटी का प्राइस चेंज हो गया, ये 80 से हो गया 70, तो अब पैसे तो आपके पास 100 रुपीज थे, तो अब आपको इसके ऊपर जब आप स्पेंड कर रहे हो तो कितने बच रहे हैं, 30 रुपीज बच रहे हैं कि नहीं। तो आपकी रियल इनकम, इसको बोलते हैं रियल इनकम, जो किसी कॉमोडिटी पे स्पेंड करने के बाद बचती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रियल इनकम। तो वो रियल इनकम देखो, प्राइस के चेंज होने की वजह से आपकी रियल इनकम बढ़ गई, प्राइस के चेंज होने की वजह से रियल इनकम बढ़ गई, तो यानी आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई ना, क्योंकि पहले आपके पास 20 बच रहे थे, अब आपके पास 30 बच रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट फील हो रहा है, तो प्रॉफिट फील हो रहा है तो आपके पास परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है ना, तो आप ज्यादा परचेज करोगे। ध्यान रहेगा एग्जांपल। चलो अब पढ़ते हैं ध्यान से। The income effect refers to the impact on demand for a commodity when there is a change in consumer's real income। बात करें ना रियल इनकम का चेंज, कैसे, caused by change in the price of that commodity। किसकी वजह से हुआ है, प्राइस चेंज होने की वजह से। मैंने प्राइस को चेंज किया था ना 80 से 70, जिसकी वजह से उसकी रियल इनकम चेंज हुई थी। ठीक है, when the price of a commodity decreases, the consumer's purchasing power increases, allowing them to buy more of the commodity or other goods। या तो वो
इसी कमोडिटी को और परचेज कर सकता है या कुछ और परचेज कर सकता है, परचेजिंग पावर तो बढ़ गई ना। सिमिलरली बेटा अगर हम इस एग्जांपल का इन्वर्स कर दे कि पहले 70 था यानी 30 आपकी रियल इनकम थी और फिर प्राइस बढ़ के 80 हो गया तो आपकी रियल इनकम 20 रह गई, तो सारा ऑपोजिट एग्जांपल हो जाएगा, सारी एक्सप्लेनेशन ऑपोजिट हो जाएगी, यानी कि आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई। अब आप इसी कमोडिटी को कम परचेज कर पाओगे या किसी और में भी आप जो पहले परचेज कर पाते थे वो नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि अब आपकी रियल इनकम कम हो गई। तो इस पूरे कंसेप्ट को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, इनकम इफेक्ट। ठीक है, इनकम इफेक्ट। ध्यान से वीडियो पॉज करके आराम से खुद से भी पढ़ के देखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो देखो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बेटा ये रिलेटेड आपके इंडिफरेंस कर्व से। पहले तो आपको इंडिफरेंस कर्व याद दिलाते हैं। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, क्या होता है बेटा इंडिफरेंस कर्व? देखो क्या होता है बेटा, ये होता है आपका आईसी कर्व। देखो आईसी कर्व की शेप कैसे होती है, ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, दिस इज योर आईसी कर्व। तो आईसी कर्व क्या होता है बेटा, आईसी कर्व के हर पॉइंट के ऊपर ना टू कमोडिटीज के कंजम्पशन के कॉम्बिनेशंस होते हैं जो एक कंज्यूमर परचेज करता है, ठीक है। लेकिन वो किस तरीके से इस कॉम्बिनेशन में मूव करता है, वो एक कमोडिटी के कुछ ना कुछ यूनिट सेक्रीफाइस करता है ताकि वो दूसरी कमोडिटी को भी कंज्यूम कर सके, ठीक है। एक बार रीड करते हैं, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द रेट एट विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप वन गुड इन एक्सचेंज फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड। ये बताया ना मैंने आपको कि वो एक कमोडिटी के यूनिट्स को गिव अप करता है ताकि वो दूसरी कमोडिटी के कुछ यूनिट्स परचेज कर सके, व्हाइल मेंटेनिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी, ठीक है ना, ताकि वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी मेंटेन होता रहे। चलिए एक बार एग्जांपल से समझते हैं। देखो मान लो कमोडिटी X है और कमोडिटी Y है। सपोज करो आप इसके 10 यूनिट परचेज कर रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे, और इसका आप 1 यूनिट कर रहे थे। अब यहां पर आपने सपोज 5 यूनिट सेक्रीफाइस करे और इसका 1 यूनिट गेन करा। फिर आपने यहां पे बेटा इसके 2 यूनिट कॉम्प्रोमाइज करे। 2 का मतलब आप 3 कंज्यूम कर रहे हो और आपने इसका 1 यूनिट गेन करा, ठीक है। और आप अपने यहां पे कॉम्प्रोमाइज करा यहां पर 1 यूनिट का और इसका 1 यूनिट गेन करा, ठीक है। तो एमआरएस कैसे निकलता है बेटा, एमआरएस हम निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग यूनिट डिवाइडेड बाय गेनिंग यूनिट्स। तो पहला तो ब्लैंक है, सेकंड में चलते हैं, कितने का सेक्रीफाइस हो रहा है, 5 का, गेन कितने का हो रहा है, 1 का, तो यानी कि 5:1। फिर आप देखो 2 का सेक्रीफाइस और 1 का गेन, तो 2:1। फिर आप देखो यहां पर 1 का सेक्रीफाइस 1 का गेन यानी कि 1:1, ठीक है ना। तो ये रेशियो आप देख रहे हो डिक्रीजिंग है, तो ये डिक्रीजिंग रेशियो की वजह से ही हमारा आईसी कर्व जो है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनता है। डिक्रीजिंग रेशियो की वजह से हमारे कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनता है, ठीक है। नीचे देखते हैं फॉर्मूला एक बारी, क्या है एमआरएस का फॉर्मूला, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। द अमाउंट ऑफ गुड y द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप, द अमाउंट ऑफ गुड x द कंज्यूमर गेन्स, यानी कितना सेक्रीफाइस करता है डिवाइडेड बाय कितना वो गेन करता है, ठीक है ना बच्चों। एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे एक बारी। डिक्रीजिंग एमआरएस, एज द कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट्स वन गुड फॉर अनदर द विलिंगनेस टू गिव अप एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यही रीजन है कि जिसकी वजह से वो एक को सैक्रिफाइस करता है और दूसरे को गेन करता है। इंडिफरेंस कर्व जो मैंने आपको बताया, द एमआरएस इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एट अ गिवन पॉइंट। बताया था ना कि ये स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है, इसके हर पॉइंट पर आपको डिफरेंट डिफरेंट एमआरएस देखने को मिलेगा और जिससे इसका स्लोप डिटरमाइन होता है कि ऐसा बेंड क्यों हो जाता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया कि एमआरएस डिक्रीजिंग होता है इसलिए ये ओरिजिन की तरफ बेंड हो जाता है, और क्या बोलते हैं इस शेप को, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है। एग्जांपल देखो एक और नीचे फिर से, इफ अ कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप 3 यूनिट ऑफ गुड y टू ऑब्टेन 1 मोर यूनिट ऑफ गुड x, द एमआरएस इज 3:1, है ना। क्या बताया एग्जांपल में कि 3 यूनिट वो सैक्रिफाइस कर रहा है और 1 का गेन कर रहा है, तो रेशियो हो गया 3:1। As they consume more of X, they might be willing up only 2 units of Y, demonstrating a decreasing MRS. अगर वो आगे बढ़ता है तो हमारा MRS क्या होगा, डिक्रीजिंग आता जाएगा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था उसके अंदर, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 40 पे मूव कर रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, सप्लाई ऑफ पेरिशेबल गुड इज। पेरिशेबल क्या होता है सबसे पहले, व्हाट इज पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल होता है जो हमने लाया, खाया, पिया, खत्म करा जल्दी से, ठीक है, जिसकी लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। इसके अंदर ज्यादातर आपके ईटेबल आइटम्स आते हैं, है ना, और कुछ आपके पेरिशेबल में आप कह सकते हो जो बहुत जल्दी भी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ पेरिशेबल गुड्स कैसा होता है, इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का, आप सप्लायर हो किसी चीज के, एज अ प्रोड्यूसर आपको सोचना है कि कोई गुड आपका वो जल्दी से खत्म होने वाला है, तो आप उसको किसी भी प्राइस पे बेचने की कोशिश करोगे ना, नहीं तो पड़ा पड़ा तो वो खराब ही, और आपको क्या दे रहा है, 0। अगर वो आपके पास गुड पड़ा हुआ है स्टॉक के अंदर तो क्या देगा आपको, 0 देगा, और पेरिशेबल भी है वो, यानी कि उसकी लाइफ भी खत्म होने वाली है। तो आप उसको क्या करोगे बेटा, किसी भी प्राइस पे निकालने की कोशिश करोगे, किसी भी प्राइस पे। तो जब भी आप कोई भी गुड किसी भी प्राइस पे निकालने के लिए रेडी हो, यानी कि प्राइस से फर्क नहीं पड़ रहा आपकी सप्लाई को, तो इसका मतलब आपकी सप्लाई क्या है बेटा, इनइलास्टिक है। सप्लाई में इलास्टिसिटी कम है। इलास्टिसिटी का कंसेप्ट यही कहता है कि जब आप किसी भी प्राइस पर सप्लाई करने के लिए रेडी हैं तो वो सप्लाई आपका इनइलास्टिक होता है,
ठीक है। सेकंड पार्ट, द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट पेरिशेबल इन शॉर्ट रन। अगर पेरिशेबल नहीं है, कुछ नहीं है बेटा, ये इसी क्वेश्चन का उन्होंने उठा के पलट दिया, सेकंड क्वेश्चन इसी का ऑपोजिट क्वेश्चन दे दिया, कह रहा है अगर पेरिशेबल नहीं है तो उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, है ना, ज्यादा इलास्टिक। और ये इलास्टिक लिखो या मोर लिखो, एक ही बात है, मोर इलास्टिक का मतलब। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड जो कि पेरिशेबल नहीं है, उनकी इलास्टिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, दोनों आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 41 के ऊपर। चलिए जल्दी से 41 क्वेश्चन पे आ गए हम। ठीक है, देखो 38 कवर किया, 39 कवर किया, 40 कवर किया, 41 कवर किया। देख रहे बेटा, अभी तक 2 मार्क्स से क्वेश्चन चल रहे हैं, 2 मार्क्स से क्वेश्चन, पैटर्न पे ध्यान देना है। अभी तक हमारे पास बड़ा क्वेश्चन, बड़े नंबर का क्वेश्चन नहीं आया, सारे 2 मार्क्स के 1 2 मार्क्स से क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, देखो कब आएगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 जाके आएगा। अभी तक हम कहां मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 तक चल रहे हैं। ठीक है ना, मतलब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, फ्रॉम द गवर्नमेंट बजट हाउ इज प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेटेड। बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला, इसके अंदर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न होना चाहिए आपको। फ्रॉम द गवर्नमेंट बजट प्राइमरी डेफिसिट इज कैलकुलेटेड एज दिस। प्राइमरी डेफिसिट का क्या फॉर्मूला है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, जितनी टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट की। पता है क्यों, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट आपको ये बताता है कि हमारे खर्चे कितने एक्सीड कर रहे हैं हमारी इनकम से। सपोज इनकम अगर 100 है और हमारे खर्चे हो रहे हैं 150, यानी कि 50 की हमें बोरिंग्स की रिक्वायरमेंट है, ये होता है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट में से अगर मैंने कोई इंटरेस्ट पेमेंट्स कर दी अपने बोरिंग्स की, गवर्नमेंट ने अपनी पास्ट बोरिंग्स में से कोई इंटरेस्ट पेमेंट करी है, अगर मैं उसको हटा देता हूं तो मेरे पास कौन सा डेफिसिट रह जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, यानी जिसमें इंटरेस्ट की पेमेंट इंक्लूडेड नहीं होगी। ठीक है बच्चों, चलो और पार्ट में दूसरा क्वेश्चन, स्टेट 2 मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। 2 मेथड बताने क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के। अब क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, देखो ये हमारे में आरबीआई की बात कर रहा है, ये आरबीआई की पॉलिसीज होती है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल की। क्वांटिटेटिव जब वर्ड आ रहा है ना, यानी कि कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, कुछ न्यूमेरिक टर्म से रिलेटेड है, कुछ नंबर से रिलेटेड है। ठीक है, तभी हम यहां पर क्वांटिटेटिव वर्ड यूज कर रहे हैं। तो बैंक क्या करता है, कुछ रेट से या कुछ कमीशन से कुछ छेड़छाड़ करता है, जिससे कि वो इकोनॉमी में क्रेडिट को कंट्रोल कर पाता है। पहला क्या देखो, बैंक रेट पॉलिसी। द सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, एडजस्ट द रेट एट विच इट लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, उस रेट के अंदर वो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करता है क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए। कैसे, an increase in the bank rate reduces the borrowing and credit creation while decrease encourages it। दोनों ऑपोजिट बातें हैं। क्या मतलब है समझते एक बार, अगर आरबीआई ने अपना बैंक का रेट बढ़ा दिया, बैंक रेट मतलब जिस रेट पर वो कमर्शियल बैंक को लोन देता है, तो बेटा एक बात बताओ, कमर्शियल बैंक में लिख देता हूं एचडीएफसी, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, एचडीएफसी मेरा कमर्शियल बैंक है। अब इसके ऊपर लायबिलिटी ज्यादा आ गई ना आरबीआई को पे करने की, क्योंकि आरबीआई ने अपना रेट बढ़ा दिया है ना, आरबीआई ने अपना रेट क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो इसके ऊपर अब बर्डन जो है वो ज्यादा आ गया आरबीआई को पे करने का। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इकोनॉमी में बोरिंग्स जो है वो कम हो जाएंगी, बोरिंग्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर ये आरबीआई अपना रेट कम कर दे तो एचडीएफसी के पास पावर ज्यादा आ जाएगी, तो वो ज्यादा बोरिंग्स जो है, ज्यादा इंटरेस्ट आगे से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बैंक रेट को चेंज करके इकोनॉमी में क्रेडिट को कंट्रोल करा जाता है। ये वन ऑफ द मेथड हो गया। सेकंड मेथड है ओपन मार्केट ऑपरेशन। द सेंट्रल बैंक बायज एंड सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट टू रेगुलेट द मनी सप्लाई। सेंट्रल बैंक क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय और सेल करता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को अगर बाय करेंगे तो क्या होगा, पहले सेल की बात करते हैं। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको सेल कर देते हैं तो आपके पास से मनी कहां चला गया, बैंक के पास चला गया, गवर्नमेंट के पास चला गया, है ना, तो आपकी परचेजिंग पावर क्या हो गई, कम हो गई, तो आपकी इकोनॉमी में क्रेडिट कंट्रोल हो गया ना। देखते हैं एक बारी, सिमिलरली अगर वो आपसे वापस बाय कर लेती है तो पैसा आपके पास वापस आ जाता है, यानी आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। देखो एक बारी, द सेंट्रल बैंक बायज और सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट टू रेगुलेट द मनी सप्लाई। सेलिंग सिक्योरिटीज रिड्यूसेस द लिक्विडिटी, अगर सेल करते हैं तो कम हो जाती है लिक्विडिटी, यानी हमारे पास से पैसा चला जाता है, और बाइंग से बढ़ जाता है, अगर बाय करते हैं तो हमारे पास फिर से पैसा वापस आ जाता है। ठीक है, ठीक है ना, ध्यान से पढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करके आराम आराम से क्वेश्चन को पढ़ना भी होता है, आंसर को ध्यान से। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ मूव कर रहे हैं, 42 की तरफ, सॉरी 42 का ए पार्ट है, प्रिपेयर अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। प्रिपेयर अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। शेड्यूल बनाने से पहले आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। कॉम्बिनेशन लिए देखो हमने ए बी सी डी ई, गुड एक्स गुड वाई। ध्यान से पहले हम देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है ना, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो आपको गिवन रिसोर्सेज यानी कि अवेलेबल रिसोर्सेज और अवेलेबल टेक्नोलॉजी के अंदर प्रोडक्शन कैसे करनी है दो गुड्स की, ये बताता है कि आप किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को दोनों गुड्स में यूटिलाइज करेंगे।
करेंगे। तो देखो कॉम्बिनेशन ए क्या कह रहा है कि गुड एक्स के मैंने 0 यूनिट बनाए और गुड वाई के मैं 10 यूनिट्स बना रहा हूं। अब अगर मेरे को गुड एक्स को भी प्रोड्यूस करना है तो क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है तो मेरे को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा बेटा, गुड वाई में कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो देखो मैंने यहां पे 1 यूनिट का सेक्रीफाइस करा और मैंने इसके 2 यूनिट बना दिए, क्योंकि जैसे ही मैंने इसका 1 यूनिट का सेक्रीफाइस करा मेरे रिसोर्सेज फ्री हो गए थोड़े से। वो जो रिसोर्सेज फ्री हुए थे उनको मैंने कहां लगा दिया, गुड एक्स में लगा दिया, तो बन गए इसके 2 यूनिट। ठीक है, अब हमने क्या करा, अगला एक और इसके 2 यूनिट और बनाने के लिए हमने इसका यहां पर एक और कॉम्प्रोमाइज करा। लेकिन ध्यान से पहले मैंने 1 का कॉम्प्रोमाइज किया था, अब 2 यूनिट कॉम्प्रोमाइज करें यहां पर, है ना, 2 का सेक्रीफाइस किया, 9 से 7 पे आ गए ना, तो अब इसलिए मेरे पास यहां पर 2 यूनिट और बन गए। सिमिलरली बेटा मैंने यहां पर 3 का कॉम्प्रोमाइज किया ताकि मैं इसके 2 यूनिट और बना सकूं, फिर मैंने यहां पे 4 यूनिट का कॉम्प्रोमाइज करा ताकि मैं इसके 2 यूनिट और बना सकूं। तो इस तरीके से मेरा क्या बन गया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल बन गया। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल बन गया, ये होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। इसके अंदर आपको वैल्यूज इसी तरीके से लेनी है, ये जो मैंने नंबर्स लिए ना ऐसे नहीं लिए रैंडमली, अगर आप ध्यान देंगे, क्योंकि बेटा मेरे को यहां पर एक रेशियो मेंटेन करके चलनी है। रेशियो कौन सी मेंटेन करनी है, देखो पहले 1 का कॉम्प्रोमाइज इज 2, वहां पर गेन कितने का हुआ, 2 का, फिर यहां पर मैंने कितने का कॉम्प्रोमाइज करा, 2 का, और वहां गेन कितने का हुआ, 2 का, फिर मैंने यहां पे कितने का कॉम्प्रोमाइज किया, 3 का, गेन हुआ 2 का, कॉम्प्रोमाइज करा 4 का, गेन हुआ 2 का। इस रेशियो को ध्यान से देखो, 1:2, 2:2, 3:2, 4:2, इंक्रीजिंग है ना ये रेशियो। तो बेटा जब आप वैल्यूज लोगे या तो ऐसे याद करके जाओ, नहीं तो अगर आप खुद से बना रहे हो तो बेटा ये रेशियो जो निकल के आएगा आपका ये इंक्रीजिंग होना चाहिए। अगर ये इंक्रीजिंग नहीं बना तो आपका शेड्यूल गलत माना जाएगा। ठीक है, तो जो आप रेशियो लोगे जो कॉम्प्रोमाइज और गेन की, ये आपकी रेशियो जो निकल के आएगी जो मैंने निकाली है ये इंक्रीजिंग रेशियो में होनी चाहिए, डिक्रीजिंग नहीं होनी चाहिए, ना कांस्टेंट होनी चाहिए, ना कभी इंक्रीज हो रही है ना कभी डिक्रीज, ऐसे नहीं होनी चाहिए। पर्टिकुलर पैटर्न है कि इंक्रीज ही होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपका शेड्यूल सही माना जाएगा। ठीक है बच्चों, ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का शेड्यूल। चलिए आगे मूव कर रहे हैं। इसके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, कह रहे विद द एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डायग्राम। अब आगे डायग्राम, पहले तो शेड्यूल था, द ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी। कह रहे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से दिखाओ कि जब ग्रोथ होती है रिसोर्सेज की तो क्या होता है। ठीक है, इससे पिछले क्वेश्चन में हमने शेड्यूल डिस्कस किया बेटा, उस शेड्यूल को फॉलो करते हुए अगर हम पीपीसी बनाए, ठीक है, ये देखो आंसर पहले आता हूं आपको, तो ये पीपीसी हमारा ऐसे बनेगा, देखो बना हुआ यहां पर, ये मेरा ओरिजिनल पीपीसी है, ठीक है ना, जो कि गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से बनता है। तो अगर हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ जाए और टेक्नोलॉजी बढ़ जाए तो हमारा पीपीसी ऑटोमेटिकली क्या होगा, राइट में शिफ्ट कर जाएगा, राइट में शिफ्ट कर जाएगा। और ये जो न्यू पीपीसी इसका नाम है पीपीसी 2, ये हमारा न्यू पीपीसी कहलाएगा। बात समझ आई? चलिए एक बार थ्योरी भी रीड करके देखते हैं। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज द मैक्सिमम आउटपुट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस यूजिंग इट्स रिसोर्सेज एफिशिएंटली। व्हेन रिसोर्सेज ग्रो और टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स द पीपीसी कर्व शिफ्ट्स आउटवर्ड इंडिकेटिंग इंक्रीज्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगर रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं तो आउटवर्ड शिफ्ट करता है ना, ताकि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए। फॉर एग्जांपल एन इकोनॉमी कैन नाउ प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ गुड एक्स गुड एंड वाई, है ना। राइटवर्ड शिफ्ट करने का मतलब क्या है कि वो दोनों गुड्स को, जो दोनों गुड्स को प्रोड्यूस कर रही थी इकोनॉमी, अब वो दोनों को ही ज्यादा बना सकती है। जिसका थ्योरेटिकल मीनिंग भी सिंपल है कि आपकी जो रिसोर्सेज है वो बढ़ गए प्रोडक्शन करने के, है ना, तो इसलिए आप दोनों गुड्स को ज्यादा से ज्यादा बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 42 पूरा कंप्लीट हो गया, 42 क्वेश्चन। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 पे। चलिए बेटा शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्या क्वेश्चन है बेटा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ध्यान से। कितने नंबर में, 4 मार्क्स में पूछा हुआ है। कैलकुलेट नेशनल इनकम। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं, नेशनल इनकम हम किसको बोलते हैं बेटा, NNP@FC को बोलते हैं नेशनल इनकम। ये क्वेश्चन में कभी आपको बताएगा नहीं, खुद से आपको पता होना चाहिए, याद रखना है आपको कि नेशनल इनकम हम किसको बोलते हैं बेटा, NNP@FC को बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। लेकिन अब सॉल्यूशन से पहले ना इसके हमें थोड़ा सा फॉर्मूला को समझना पड़ेगा। ये फॉर्मूला को समझना पड़ेगा कि कौन से फॉर्मूला लगाना है और कैसे करना है। तो बेटा अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप इस वैल्यूज को पढ़ के पता लगा सकते हो कि ये इनकम मेथड की बात हो रही है, क्योंकि इनकम मेथड में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये सब आता है ना। तो चलो बेटा मैं आपके लिए लेके आया हूं फॉर्मूला की अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, फॉर्मूला समझते हैं पहले जल्दी से। देखो फॉर्मूला में क्या कह रहा है, इनकम मेथड की बात हो रही है ना। इनकम मेथड बेटा सबसे पहले क्या आता है, देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। मतलब क्या बेटा, इनकम मेथड का पूरी इकोनॉमी में जो लोग अर्न कर रहे हैं किसी भी सोर्स से, चाहे वो जॉब से अर्न कर रहे हैं, बिजनेस से अर्न कर रहे हैं, या फिर लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, किसी भी तरीके से जो अर्न कर रहे हैं हम उन सबको उठा के टोटल कर रहे हैं, सबको प्लस कर रहे हैं, और इससे हमारे पास कंट्री की नेशनल इनकम आ जाएगी। देखो कैसे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, इस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में बेटा ये सब हेडिंग्स है, ध्यान से। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, और तीसरा आएगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ध्यान से बच्चों, एम्प्लॉयर लिखा है, यहां पर गलती हो जाती है क्वेश्चन में, कभी कभी आपको एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दे सकता है, तो एम्प्लॉय वाला नहीं लेना, एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन लेना है। ठीक है,
इन तीनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का टोटल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर हम लेंगे अपना ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आएगा, रेंट आएगा, इंटरेस्ट आएगा, रॉयल्टी आएगा और प्रॉफिट आएगा। फर्दर बेटा प्रॉफिट के भी 3 सब पार्ट्स हैं, प्रॉफिट के भी 3 सब पार्ट्स है। कौन कौन से, डिविडेंड है, कॉर्पोरेट टैक्स है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसके और भी नाम है, इसको रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं और इसको सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर भी बोलते हैं, इसके 3 नाम है। अब बेटा हेडिंग और सब हेडिंग पे ना थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन में बाय चांस डिविडेंड दिया हुआ है, ठीक है, और मान लो कॉर्पोरेट टैक्स दिया हुआ है लेकिन आपको प्रॉफिट भी दिया हुआ है, तो ये दोनों सिंपली इग्नोर हो जाएंगे और आप सीधा प्रॉफिट ले लोगे। क्योंकि है ना, जब सब हेडिंग्स हमें दी हुई है और मेन हेडिंग जब दी हुई है तो सब हेडिंग्स का क्या काम है ना, हम यही मानेंगे कि जो मेन हेडिंग है उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो फॉर्मूला को बड़े ध्यान से लगाना है। फिर से बता रहा हूं, ऑपरेटिंग सरप्लस में ये 4 चीजें आती हैं और जो प्रॉफिट है उसके अंदर फर्दर 3 सब पार्ट्स आते हैं। ठीक है ना, इन सबको जब हम ऐड कर देते हैं बेटा तो हमारे पास आ जाता है टोटल ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, उसके बाद लास्ट चीज ऐड होती है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। से आपको डायरेक्ट दी होती है, कई बार सिर्फ इतना लिखा होता है इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो एक ही मतलब है। ठीक है बच्चों, इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा NDPAT-FC। लेकिन क्वेश्चन में तो हमें NNPAT-FC निकालना था, बताया था ना मैंने आपको भी, क्वेश्चन में तो हमें NNPAT-FC निकालना है, पर ये तो NDPAT-FC है। तो बेटा ये सब क्या होता है, D और N पता है आप लोगों को? कोई बात नहीं बेटा, मैं सारा कुछ बताता हूं। अभी देखो ये ना कन्वर्जन फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास। देखो अगर मेरे को किसी ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा बेटा, डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा। क्या बोला मैंने, अगर ग्रॉस टू नेट जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन। सिमिलरली अगर किसी नेट टर्म को ग्रॉस में लेके आना है तो हम करेंगे बेटा प्लस डेप्रिसिएशन। क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे। ठीक है, और डेप्रिसिएशन के और भी नाम है, इसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोला जाता है, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोला जाता है, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस भी बोलते हैं। क्या हमें सब याद रखने हैं? नहीं, आपको एक फर्स्ट वाला तो याद रखना ही रखना है कम से कम। ठीक है, ये ज्यादातर पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है कि डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है ये। ठीक है बच्चों, तो ये डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट हो गई। सेकंड एडजस्टमेंट आती है हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की, इसको शॉर्ट में हम NFIA बोल देते हैं। ठीक है, ये कब यूज होता है, अगर हमें किसी डोमेस्टिक इनकम को नेशनल में कन्वर्ट करना है, डोमेस्टिक को नेशनल में करना है तो हम NFIA मतलब बाहर से आई हुई फैक्टर इनकम को प्लस कर देते हैं तो नेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली बेटा अगर नेशनल से डोमेस्टिक में आना है तो इसी NFIA को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो नेशनल से डोमेस्टिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, फॉर्मूला देखेंगे, अगर हमें NFIA कई बार डायरेक्ट नहीं दिया होता तो कैसे करते हैं, इनकम अर्न्ड बाय रेजिडेंट फ्रॉम अब्रॉड, यानी जो बाहर से इनकम आती है, और इसमें से माइनस कर देते हैं इनकम अर्न्ड बाय फॉरेनर्स इन डोमेस्टिक कंट्री, यानी कि जो हमारी कंट्री से इनकम बाहर जाती है फैक्टर इनकम। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रॉम इन जो बाहर से आती है और उसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं, 2। ठीक है, तो हमारे पास आ जाती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसको कि हम यहां पर कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, थर्ड कैलकुलेशन है बेटा नेट इनडायरेक्ट टैक्स की, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की। बेटा ये सारी एक्सप्लेनेशन वीडियो पॉज करके नोट्स बना के करनी है, अगर आपने पहले कभी नहीं करी है तभी याद होंगे फॉर्मूलाज। ठीक है ना, देखो बेटा फैक्टर कॉस्ट पे अगर हमें कोई वैल्यू दी हुई है और हमें उसको मार्केट प्राइस पे लेके जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सिमिलरली अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं। ठीक है ना, अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलते हैं, हम सिंपली इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज माइनस कर देते हैं। इससे रिलेटेड आपने प्रीवियस वीडियो में बेटा क्वेश्चंस भी देखे होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी थे, है ना। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज करते हैं तो क्या आ जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स की जगह बेटा एक टर्म दी होती है GST, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है, या फिर एक्साइज ड्यूटी दिया होता है ना। तो इन सबको हम इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट ही मानते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है ना, क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो गवर्नमेंट को ही पे करते हैं, हमारी पॉकेट से जाता है, लेकिन इनडायरेक्टली, हम डायरेक्टली पे नहीं करते, हम किसी सर्विस प्रोवाइडर को या गुड सेलर को करते हैं और वो हमारा टैक्स आके गवर्नमेंट को पे करता है। तो वो किसी भी नाम से दिया हो सकता है, वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। उसमें से अगर हम सब्सिडीज माइनस कर देंगे तो वी विल गेट नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है बेटा, सारे फॉर्मूला समझ आए। एक जल्दी से यहीं पर एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं आपको कन्वर्जन का। सपोज करो मेरे को GNPAT-FC दिया हुआ है 500, ठीक है, और मेरे को बोला गया है कि इसमें निकालो NNPAT-MP। NNPAT-MP मेरे को फाइंड आउट करना है, तो क्या क्या एडजस्टमेंट करना होगा बेटा। देखो अभी मैंने बताया ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करना है ना, तो एक तो इसमें से माइनस डेप्रिसिएशन कर दूंगा, फिगर जो भी दी होगी मैं एज्यूम कर लेता हूं अभी 50 दिया हुआ है। दूसरा है बेटा नेट, ये नेशनल, पहला होता है ग्रॉस या नेट, दूसरा होता है डोमेस्टिक या नेशनल। तो ये नेशनल दिया हुआ है और निकालना किसमें, नेशनल में ही निकालना है, यानी कि NFIA की कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, NFIA की कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। ठीक है ना, तो थर्ड पे चलते हैं। तीसरा जो प्रोडक्ट होता है ये प्रोडक्ट ही होता है, पर ये जो लिखा होता है फैक्टर कॉस्ट FC, इसको मेरे को बेटा MP में करना है। FC होता है फैक्टर कॉस्ट, यानी बनाने की कॉस्ट किसी प्रोडक्ट को, और MP होता है मार्केट प्राइस। तो ध्यान रखना है मार्केट प्राइस बड़ा होता है, फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है। ठीक है ना, तो छोटे अमाउंट से बड़े अमाउंट में जाएंगे तो प्लस ही करेंगे, तो हम प्लस करेंगे यहाँ पे NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स।
ठीक है। सपोज करो नेट इनडायरेक्ट टैक्स मेरे को 100 दिया हुआ है तो मैंने प्लस कर दिया, तो बेटा मेरे पास NNP एट MP का आंसर क्या आ जाएगा, 500 में अगर मैं 50 माइनस कर दूं तो 450 और 100 प्लस कर दूंगा तो 550, तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा 550। तो ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। चलो बैक टू द क्वेश्चन आ जाए अब जल्दी से, बैक टू द क्वेश्चन। सारे फॉर्मुलाज देख लिए, एक बार दोबारा देख लेंगे ऊपर से। तो देखो मेरे को इस फॉर्मुलाज में सारी वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है बेटा। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये सारी किसका पार्ट है, ये तीनों चीजें जो है बेटा किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग सरप्लस का। किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग सरप्लस, है ना। और कंपनसेशन एम्प्लॉय सीधा दे दिया जो हम फर्स्ट आइटम लेते हैं, फिर मिक्स्ड इनकम भी मिल गया आपको। उसके बाद अब आपको समझ आ रहा होगा ये जो तीनों चीजें नीचे दी हुई है ये तो हमें कन्वर्जन में यूज करनी है। अब हमें निकालना क्या है, नेशनल इनकम, जिसका मतलब है NNP एट FC। और इनकम मेथड से मेरा ऑलरेडी जो आंसर निकलता है वो NDP एट FC निकलता है। क्या निकलता है, NDP एट FC। तो अगर मैं इसमें NFIA को प्लस कर दूं तो ये जो D है N में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो अब हम उस फॉर्मूला के हिसाब से चले बेटा। तो सबसे पहले मेरे को लेना है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जो कि सीधा सीधा दिया हुआ है 3000, ठीक है। सीधा सीधा मेरे को क्या दिया हुआ बेटा, 3000 दिया हुआ है, ठीक है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मैंने ले लिया 3000। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस में बेटा ये तीनों चीजें आएंगी, रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट। अब सीधा प्रॉफिट दिया हुआ तो सब एडिंग सोचने की जरूरत नहीं है, यानी 200, 8000 और 100 ये तीनों भी प्लस हो जाएंगे। 3000 में 200 भी प्लस हो जाएगा, 800 भी प्लस हो जाएगा और 1000 भी प्लस हो जाएगा, है ना। सॉरी 8000 है हमारे पास, 800 नहीं है 8000 है, ठीक है। ये तीनों ये सारे प्लस हो जाएंगे हमारे पास। अब उसके अलावा एक मिक्स्ड इनकम भी दिया हुआ है हमें, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 12000 है। अगर मैं इस 12000 को भी प्लस कर दूं यहां पर तो बेटा ये टोटल आंसर पता है कितना बनेगा, ये बनेगा 23300। 23300 का जो मेरे पास आंसर बचेगा ये क्या निकलेगा, NDP एट FC बनेगा। वीडियो पॉज करके ना पहले खुद से करके देखना है, क्वेश्चन फॉर्मूला लगा के, है ना, फिर मेरे वाले से वेरीफाई करना है। चलो इसमें से अब NDP एट FC हमें निकालना क्या है, NNP एट FC निकालना है। अभी बताया था ना तरीका। तो NNP एट FC निकालने के लिए सिर्फ किस चीज का डिफरेंस रह गया, डोमेस्टिक और नेशनल का। तो प्लस कर देंगे NFIA को, प्लस कर देंगे NFIA को। NFIA कितना दिया हुआ क्वेश्चन में बेटा, दिया हुआ -50। अब मैथमेटिकल गलती मत करना तो हमें प्लस है लेकिन दिया माइनस में हुआ है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना। तो -150, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 23150, ठीक है। चेक कर सकते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा तो यहाँ पे आराम से सारी वैल्यूज को वेरीफाई कर सकते हैं। यही सारी वैल्यूज हमने लिए और आंसर आ गया 23150, ठीक है। और सारी वैल्यूज जो इन 1000 में थी इसलिए हमने लास्ट में ये भी लिखा है, ठीक है बच्चों। तो नेशनल इनकम का आंसर आ गया आपके पास 23150, ठीक है बच्चों। ये मैंने आपको इनकम मेथड समझाया क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अगर किसी बच्चे को एक्सपेंडिचर मेथड या वैल्यू एडिड मेथड या और किसी भी फॉर्मूला में कोई दिक्कत है तो वो कमेंट कर सकता है बेटा, कमेंट करके बताओ, मैं आपको बाकी फॉर्मूलाज की भी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 44 से। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ गए हैं, ध्यान से बेटा 4 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिकॉशंस दैट शुड बी टेकन व्हाइल एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। कौन से मेथड की बात हो रही है, एक्सपेंडिचर मेथड की। एक्सपेंडिचर मेथड में बेटा क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, देखते हैं आंसर इसका। द एक्सपेंडिचर मेथड मेजर्स नेशनल इनकम बाय एडिंग द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। व्हाइल यूजिंग दिस मेथड द फॉलोइंग प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन। बेटा जब एक्सपेंडिचर मेथड हम लगाते हैं ना तो हम उसके अंदर इकोनॉमी में होने वाले जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है, जिससे हमें पूरी कंट्री का एक्सपेंस पता लग जाता है। और एक सीधा सा रूल है कि एक पर्सन का जो एक्सपेंस होता है वो दूसरे के लिए क्या होता है, इनकम होता है, ठीक है। इसलिए हम नेशनल इनकम डिटरमाइन कर सकते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से भी। तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि हमें प्रिकॉशंस क्या क्या रखनी है। तो देखो बेटा कौन कौन सी है, एक तो डबल काउंटिंग अवॉइड करो। एक चीज को अगर काउंट कर लिया है तो उसको दोबारा काउंट नहीं करना, नहीं तो डबल काउंटिंग आएगी, जो हमारा नेशनल इनकम का एस्टिमेट है वो गलत आएगा, है ना। ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर शुड बी इंक्लूडेड। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेना, यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, बिकॉज वो तो फाइनल में इंक्लूडेड होते हैं ना ऑलरेडी, इसलिए मस्ट बी एक्सक्लूडेड टू अवॉइड द डबल काउंटिंग। फिर उसके बाद है ट्रांसफर पेमेंट्स को नहीं लेना। ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है, जो विदाउट प्रोवाइडिंग एनी फैक्टर सर्विस, क्या वर्ड बोला मैंने, फैक्टर सर्विस, कोई फैक्टर सर्विस को प्रोवाइड करे बिना ही कोई पेमेंट आपको मिल रही है उसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी कंट्री की जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाता, ठीक है ना। तो पेमेंट such as pensions, scholarships, unemployment benefits should not be included as they are not payment for goods and services। तो इसलिए इस तरह की अगर कोई पेमेंट है जो किसी भी गुड्स या सर्विसेज की पेमेंट से रिलेटेड नहीं है तो हम उसको भी अपनी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। थर्ड, एक्सक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स। सेकंड हैंड गुड्स को भी नहीं लेना, क्योंकि जब वो फर्स्ट हैंड परचेस करे गए थे तब उनकी वैल्यू ऑलरेडी नेशनल इनकम में ऐड करी जा चुकी है, इसलिए जब हम उसको दोबारा उसके ऊपर कोई एक्सपेंडिचर हो रहा है तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है।
देखते हैं एक बारी। एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स शुड बी एक्सक्लूडेड सिंस दे डू नॉट रिफ्लेक्ट करंट प्रोडक्शन, हाउएवर ब्रोकरेज और कमीशन फॉर सच ट्रांजैक्शन शुड बी इंक्लूडेड। हाँ, उनसे रिलेटेड अगर कोई ब्रोकरेज कमीशन है तो वो आ सकता है, लेकिन उस सेकंड हैंड गुड्स का एक्सपेंडिचर नहीं आएगा। ठीक है, 4 देखेंगे। इंक्लूड ओनली डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर। इसका क्या मतलब है? डोमेस्टिक मतलब विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, मतलब हमारी कंट्री के अंदर अंदर होने वाले एक्सपेंस की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हम नेशनल इनकम कौन सी काउंट कर रहे हैं? कंट्री हमारी इंडिया की। ठीक है ना, तो उससे बाहर की अगर कोई भी इनकम है, एक्सपेंडिचर है, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, देखेंगे ध्यान से। द एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री शुड बी इंक्लूडेड। स्पेंडिंग ऑन इंपोर्ट्स शुड बी एक्सक्लूडेड। अगर आप इंपोर्ट्स पे कुछ खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वो तो बाहर जा रहा है ना एक्सपेंस कंट्री से, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते। ठीक है बच्चों, चलिए 5th देखेंगे क्या एक्सक्लूड करते हैं। 5th है एक्सक्लूड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस लाइक स्टॉक, बॉन्ड, सिक्योरिटीज आर नॉट इंक्लूडेड एज दे डू नॉट रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। बेटा देखा जाए तो ये खर्चा तो है, आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो इसके ऊपर, है ना, स्टॉक, बॉन्ड, सिक्योरिटीज खरीद रहे हो, लेकिन ये कोई गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड खर्चा नहीं है। गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड खर्चा नहीं है, इसलिए हम इसको भी अपने एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट नहीं मानते। ठीक है, याद रखोगे बच्चों प्रिकॉशंस को। अगर नहीं समझ आया तो फिर से वीडियो पॉज करके आराम आराम से सारे पॉइंट्स को पढ़ना है और ध्यान से याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ मूव कर रहे हैं बेटा। 45 आ गया आपके पास। कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन। मीन निकालना है, और ध्यान से देखो ये कौन सी सीरीज है? कौन सी सीरीज है, जल्दी से बताओ। ये है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। 3 टाइप्स की सीरीज होती है ना, कौन कौन सी होती है? एक इंडिविजुअल होती है, एक डिस्क्रीट होती है बच्चों, एक कॉन्टिन्यूअस होती है। तुम्हारे सामने कौन सी है? ये कॉन्टिन्यूअस है। कैसे पता लग रहा है? क्योंकि इसके अंदर आपको जो मार्क्स दिए हुए हैं वो इंटरवल्स की फॉर्म में दिए हुए हैं। अच्छा देखो, एक और कंफ्यूजन करिए इन्होंने, मार्क्स का कॉलम हमेशा पहले दिया होता है, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया होता है सेकंड नंबर पे, पर देखो इन्होंने पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिया फिर मार्क्स दे दिया, तो क्या फर्क पड़ता है? मार्क्स तो मार्क्स ही है ना, चाहे मैं इसको पहले नंबर पे लिखूं या दूसरे नंबर पे लिखूं, है ना। तो ध्यान से, ये हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज है बेटा। तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ठीक है, और यहां पर एफ क्या है मेरा? जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो एफ का कॉलम है, दैट मींस फ्रीक्वेंसी, और जो मार्क्स है मेरा वो एक्स का कॉलम है। लेकिन अब यहां पर तो इंटरवल्स है, समझ रहे हो? फ्रीक्वेंसी और इंटरवल से मैं एफ एक्स कैसे निकालूंगा? एफ एक्स का मतलब है एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई करना है, पर मल्टीप्लाई तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे बेटा? एक मिड पॉइंट का कॉलम बनाएंगे। किसका कॉलम बनाएंगे? मिड पॉइंट का कॉलम। ठीक है, कैसे एक बार देखते हैं, आ जाओ। दे देखो 0 to 20 थे मेरे मार्क्स। मैंने देखो क्वेश्चन पेपर में उन्होंने उल्टा दिया होता, मैंने अपने आप सीधा करके लिख दिया। 0 to 20 मेरे मार्क्स है, मैंने इसके मिड पॉइंट निकाल लिया 10। अगर नहीं समझ आ रहा कैसे निकालना है तो देखो फॉर्मूला भी लिखा है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। कहने का मतलब 0 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 करके देख लो, 10 आएगा। फिर 20 प्लस 40 डिवाइड बाय 2 30, 40 प्लस 60 डिवाइड बाय 2 50, 60 प्लस 80 डिवाइड बाय 2 70। ये बन गया मेरा एक्स का कॉलम। एफ तो मेरे पास ऑलरेडी था, एक्स का बन गया। क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ एक्स की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। क्या करा मैंने? देखो 10 into 10 100, 20 into 30 600, 30 into 50 1500, 40 into 70 2800। ठीक है बच्चों, लास्ट में हमने फॉर्मूला में सारी वैल्यूज को अप्लाई कर देना। क्या था मेरा फॉर्मूला, याद है? कि देखो अभी मैंने बताया था सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स मतलब इस एफ एक्स वाले कॉलम्स की सारी वैल्यूज का टोटल। ये देखो मैंने यहाँ पे टोटल किया हुआ है, सिग्मा एफ एक्स की सारी वैल्यूज का टोटल क्या बनता है? 5000। आप इसको बच्चे यहीं लिख सकते हैं, इस कॉलम में, यहाँ पर आप टोटल यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का अगर हम टोटल करें यानी एफ वाले कॉलम का, तो ये बनता है 100। इसको भी बेटा आप यहाँ लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम के नीचे लास्ट में 100। तो दो वैल्यूज आ गई 5000 और 100। हमने उठा के क्या करना है? इसको फॉर्मूला में पुट कर देना है। 5000 डिवाइड बाय 100 इज 50। आ गया मीन का आंसर। तो फाइनल आंसर क्या हो गया बेटा मेरे पास? 50 हो गया, है ना। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे बेटा। 46 का ये पार्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है हमारे पास, आउटपुट दिया हुआ है 0 1 2 3 4। टोटल कॉस्ट आपको 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे तो दी हुई है, फिर ब्लैंक्स है। मार्जिनल कॉस्ट पहला ब्लैंक है, 0 पे नहीं होता वैसे भी, और 10 8 6 8। फिर उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी ब्लैंक है। आपको सारे ब्लैंक्स को जो है वो फिल करना है। सिंपल क्या, आपको सारे ब्लैंक्स को फिल करना है। ये क्वेश्चन बेटा आपके सामने। बेटा कुछ ना फॉर्मुलाज आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले देखो मार्जिनल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं। मार्जिनल कॉस्ट निकालने का हमारे पास एक फॉर्मुला होता है बेटा, मार्जिनल कॉस्ट निकालने का डेल्टा टीसी यानी चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, है ना। अच्छा एक और बात बतानी चाहिए, जो टोटल कॉस्ट होती है बेटा मेरे पास, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट होता है टीएफसी प्लस टीवीसी। टीएफसी प्लस टीवीसी होता है। तो एक बात बताओ, जो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट होता है, क्या आपको पता है वाली बात? देखो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे एक ग्राफ देखते हैं जल्दी से। ये होता है मेरे पास ग्राफ। जो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट होता है ना, मेरा जो टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व है वो यहां से शुरू होता है। ये मेरा होता है टोटल फिक्स कॉस्ट। क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट।
ठीक है। और टोटल कॉस्ट का कर्व होता है बेटा ये होता है मेरा टोटल कॉस्ट का कर्व। तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे आप ध्यान से देखो, दोनों सेम पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, इनिशिएट तो सेम से ही हो रहे हैं ना। उसका रीजन क्या है बेटा, सिंपल से अगर आपको एक्सप्लेनेशन बताऊं कि जब बिजनेस स्टार्ट होता है, जब आपके पास जीरो आपके पास आउटपुट होता है, अभी तक आपने कोई आउटपुट नहीं बनाया, तभी आपकी कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट तो लगी रही होती है ना, लाइक आपका रेंट हो गया या कोई भी फिक्स एक्सपेंसेस, भले आपने अभी तक कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करा। तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर यानी क्या समझ आया मेरे को, टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो होती है। देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जाता है ऐसे, दिस इज योर टीवीसी, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो क्या होता है, जीरो होता है ना। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो यानी कि अगर जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो होता है तो मेरा टीसी इज इक्वल्स टू टीएफसी हो जाता है। तो कहने का मतलब यहां पर अगर मैं एक और कॉलम अपना हिडन करके बना लूं तो मेरे को टीएफसी पता लग गया, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर वो भी क्या होता है, 20 होता है। तो अगर टीएफसी 20 है बेटा तो सारा 20 हो गया ना। क्यों? क्योंकि देखो कर्व को जो वैल्यू जहां से स्टार्ट होता है टीएफसी वही वैल्यू रहती है पूरा टाइम एंड तक। तो यानी कि स्टार्टिंग की कॉस्ट अगर 20 है तो सारी 20 चलेगी। ये आपको याद रखना है मेथड। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट की अगर आपको टोटल कॉस्ट पता लग जाए तो वही मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट होती है, और वही टोटल फिक्स कॉस्ट पूरे जितने भी लेवल ऑफ आउटपुट्स आपको दिए हुए उन सबके लिए सेम रहती है। रीजन ये रहा आपके सामने ग्राफ। ठीक है बच्चों, तो सारे लेवल की टीएफसी पता लग गई मेरे को। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट अब आगे कैसे निकालेंगे, आगे बात करते हैं। देखो मार्जिनल कॉस्ट के लिए एक फॉर्मूला बताया, डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू करके, है ना। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मेरे को निकालना है। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है बेटा, इसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, टीवीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो किसी तरह अगर मेरे को टीवीसी मिल जाए, देखो यहां अगर मैं टीवीसी आपके सामने बनाऊं, टीवीसी किसी तरह पता लग जाए तो मैं उसको लेवल ऑफ आउटपुट से डिवाइड करता रहूंगा और मेरे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आती जाएगी, है ना। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आती जाएगी, ठीक है ना। चलो एक और चीज देखते हैं, मार्जिनल कॉस्ट निकालने का बेटा एक तरीका एक तो ये होता है, और एक क्या होता है कि अगर मैं टोटल कॉस्ट में कोई भी लेवल की टोटल कॉस्ट उठाऊं और उसको उसकी प्रीवियस वाले में से माइनस कर दूं तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है। ध्यान से, मैंने क्या बोला फिर से सुनो, कि मेरे को किसी भी आउटपुट लेवल की टोटल कॉस्ट अगर पता हो तो मैं उसमें से उसके पिछले लेवल ऑफ आउटपुट की टोटल कॉस्ट अगर माइनस कर दूं तो मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है। लेकिन यहां तो उल्टा दिया हुआ है, यहां मार्जिनल कॉस्ट दी हुई है, तो इसका मतलब अगर मैं 10 को 20 में प्लस करूंगा तो मेरे पास फर्स्ट लेवल की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो 20 प्लस 10 कितना हो गया, 30, फिर 30 प्लस 8 कितना हो गया, 38, 38 प्लस 6 कितना हो गया बच्चों, 44, 44 प्लस 8 कितना हो गया, 52, है ना। तो सारी टोटल कॉस्ट पता लग गई। घबराओ मत, मैं आपको भी फिर से सॉल्यूशन नीचे पूरा अच्छे से प्रिंटेड वाला भी दिखाने वाला हूं, पहले ये देख लो। सारी टोटल कॉस्ट पता लग गई ना, अब आपको टोटल फिक्स कॉस्ट भी पता है, तो टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट की हेल्प से टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल दो, सारी निकल जाएगी। कैसे? ये वाला फॉर्मूला लगा के, क्योंकि टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स और वेरिएबल के इक्वल होती है ना। देखो जीरो लेवल पे तो अगर हम बात करें 20 और ये 20 है तो ये तो जीरो होता है, देखो ग्राफ से पता लग रहा है कि जीरो होता है। फिर टोटल कॉस्ट हमारी फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे कितनी है, 30 है, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, 20, तो डेफिनेटली वेरिएबल कितनी होगी, 10, क्योंकि 20 प्लस 10 करके तो आएगा 30। फिर ये 38 है और ये 20 है तो कितना आएगा यहाँ पर, 18 आएगा। फिर ये 44 है, ये 20 है तो कितना आएगा, 24 आएगा। फिर ये 52 है और ये कितना है, 20 है। 52 में से अगर आप 20 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 32, है ना। सारी टीवीसी पता लग गई बेटा। अब आपको हर एक टीवीसी को उठा के उसके लेवल ऑफ आउटपुट से, जो भी रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ आउटपुट है उससे डिवाइड करते जाओगे। कहने का मतलब 0 डिवाइड बाय 0 तो चलो 0 हो गया। फिर आप जब 10 बाय 1 करोगे तो ये आ गया 10, 18 बाय 2 करोगे आएगा 9, फिर 24 बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा 8, 32 बाय 4 करोगे तो फिर से क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, सारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पता लग गई। देख लो एक बार फिर से, ये देखो ये देखो ध्यान से सारी वैल्यूज निकाल के दिखाई हुई है। वीडियो पॉज करके देखना है, ये आपके सामने सारी वैल्यूज है, देखो चेक कर लो यहां से। ठीक है, कैसे निकालनी है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है बेटा। इसके अंदर एक टीएफसी का भी कॉलम बनेगा, एक टीवीसी का भी बनेगा, ठीक है, ताकि आप सारी वैल्यूज पता लगा सको। कैसे निकालनी है मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया है। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको मुश्किल लगता है एग्जाम में तो आप चॉइसेस भी का भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट शेड्यूल। अब शेड्यूल ध्यान से बनाना है। देखो शेड्यूल आप तब बना पाओगे बेटा जब आपको ग्राफ पता होगा इसका ढंग से, है ना। और ग्राफ क्या होता है, देखो ये होता है ग्राफ। देखते हैं ध्यान से, किसकी ग्राफ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कौन कौन सा रिलेशनशिप है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। देखो ये होता है मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ, ये होता है बेटा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट कैसा होता है, मार्जिनल कॉस्ट के नीचे से आता है और उसके मिड से टच करता हुआ ऊपर जाता है। अब आप ध्यान रखो, जब आप शेड्यूल बनाओगे ना तो इसी तरह से आपकी वैल्यूज होनी चाहिए। इसी तरह से मतलब इनिशियली आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिरता हुआ दिखना चाहिए वैल्यूज में, और मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यूज जो है वो एवीसी से भी कम होनी चाहिए। फिर एक सर्टेन पॉइंट जो कि मिनिमम पॉइंट होगा एवीसी का, वहां पर एमसी और एवीसी सेम होना चाहिए। फिर एमसी की वैल्यूज एवीसी से ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई दिखनी चाहिए, है ना। दिख रहा है ग्राफ में, देखो अब ये वाला पैटर्न मैं आपको शेड्यूल में दिखाने वाला हूं। ध्यान से पहले रिलेशनशिप पढ़ लेते हैं एक बारी। The relationship between AVC and MC is significant in a cost analysis. पहला, when MC is less than AVC, बेटा ग्राफ को फिर से ध्यान में रखना है, माइंड में फिर से बना देता हूं आप लोगों के लिए। यहाँ पे ये लो,
ये मेरा एवीसी है, ये मेरा एमसी है, ठीक है ना। ध्यान से ग्राफ को माइंड में रखते हुए पढ़ना, ये एवीसी है, ये एमसी है, ठीक है। द एवीसी डिक्रीजेस बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट इज लेस देन द करंट एवरेज कॉस्ट, इसीलिए स्टार्टिंग में एमसी कम होता है। और एमसी इक्वल क्यों होता है एवीसी के? एवीसी एट इट्स मिनिमम पॉइंट। देखो एमसी और एवीसी इक्वल कहां होते हैं? जो एवीसी का मिनिमम पॉइंट होता है। फिर एमसी जब ग्रेटर होता है तो क्या होता है? द एवीसी इंक्रीजेस बिकॉज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट इज हायर देन द करंट एवरेज कॉस्ट, इसलिए हमारे सर्टेन पॉइंट के बाद एमसी जो है वो एवीसी से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अब बेटा इसी जो शेड्यूल की शेप को मैंने आपको बना के दिखाया है, इसी तरीके से आपको वैल्यूज लेनी है, ठीक है ना। किस किस की बात हो रही है? मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट की। तो पहले हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट ले लिया अपने अकॉर्डिंग, ध्यान से 10, 18, 24, 32, 45। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस लेते जाओ। पहला तो सेम रहेगा 10, फिर 18 माइनस 10 8, 24 माइनस 18 6, 32 माइनस 24 8, 45 माइनस 32 13, माइनस करके देख सकते हो आप लोग। अब आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालोगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट से डिवाइड करके। 10 बाय 1 10 हो गया, 18 बाय 2 9, 24 बाय 3 8, और उसके बाद फिर से 32 बाय 4 फिर से 8। ध्यान से देखो ये एवीसी का मिनिमम पॉइंट है और यहां पर ये मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है ना, यहां पर मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है। तो बेटा कुछ वैल्यूज आपको याद करके जानी पड़ेगी ताकि आपको एग्जाम में थोड़ा टाइम कम लगे, ठीक है। बस एक कॉलम याद कर लो, बाकी के आपको फॉर्मुलास पता होने चाहिए और इससे आप वैल्यूज निकाल सकते हो इजीली। तो टीवीसी की अगर आप सारी वैल्यूज ये वाली याद कर लोगे 4-5 वैल्यूज, फिर आप एमसी को डिफरेंस लेके निकाल लो और एवीसी को आउटपुट से डिवाइड करके निकाल लो, तो डेफिनेटली आपकी वैल्यू सही ही आएंगी और अकॉर्डिंग टू ग्राफ ही निकलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले लो, पूरा काट देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से वैल्यूज इसी तरीके से आनी चाहिए जो हमारा ग्राफ होता है एबीसी और एमसी का, ठीक है बच्चों। एक्सप्लेनेशन में आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। यही सारी वैल्यूज जो आई हैं कैसे आई हैं वो मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, ठीक है। कंक्लूजन क्या है? द एमसी कर्व इंटरसेक्ट द एवीसी कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट, डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट द रिलेशनशिप when MC is lower than AVC it pulls AVC down, when it is higher it push AVC up. This relationship explains the U shape of the AVC curve. ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आया? चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं, ठीक है। 47 का ये पार्ट क्या कह रहा है देखो, शो द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम बनाना है, डायग्राम्स के अंदर बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, साफ साफ डायग्राम बनाने हैं ना। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम विद डायग्राम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी इज इनसफिशिएंट टू फुली यूटिलाइज इट्स प्रोडक्टिव कैपेसिटी। सिंपल सा मतलब है कि जब एग्रीगेट डिमांड हमारी कम हो जाती है, एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है। This result in equilibrium at a level of output lower than the full employment level. तो क्या आ जाता है? full employment level से अगर हम नीचे आ जाते हैं तो that is the situation of underemployment. Key features: insufficient aggregate demand, यानी उतनी डिमांड नहीं हो रही जितनी अवेलेबिलिटी है प्रोडक्टिव कैपेसिटी की, उसके इक्वल नहीं हो पा रही। Even though resources are available, not all are employed. सारे employed नहीं है, क्यों? क्योंकि there is a lack of demand. Equilibrium below the full employment. The economy operates below its potential with the unemployment persisting. Persisting unemployment पे भी ऑपरेट कर रही है तो इसलिए underemployment आ जाता है। बेटे ग्राफ देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा जरूरी ग्राफ है ये, ठीक है। क्या ग्राफ है देखो, ये आपका इनकम का ग्राफ है जो ऊपर लाइन जा रही है, वाई की 45 डिग्री लाइन बना रही है, इसी को ही हम एएस कर्व भी बोलते हैं। वाई ही हमारा एएस कर्व होता है, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। और ये वाली लाइन देखेंगे तो ये हमारा एडी कर्व है विच इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। अब क्या हुआ, इकोनॉमी में किसी रीजन से हमारी डिमांड कम हो गई, ठीक है, कंजम्पशन कम हो गई, इन्वेस्टमेंट कम हो गई, तो हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या आ गया? नीचे आ गया। तो देखो पहले तो हमारा पॉइंट यहां पर था, इधर था ना, ये क्या था? फुल इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था। लेकिन जैसे ही एग्रीगेट डिमांड कर्व नीचे आया तो इक्विलिब्रियम पॉइंट इधर आ गया, तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्योंकि आप फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे आ गए हो ना, फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे आ गए हो तो हमारा आउटपुट लेवल कम हो गया और ये अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल क्रिएट हो गया, ठीक है ना। डायग्राम बहुत अच्छे से पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है, बना के देखना है, ऐसा नहीं करना। डायग्राम एक्सप्लेनेशन एक्सरसाइज ये सब आप पॉज करके देख सकते हो बेटा। इक्विलिब्रियम पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ई पे था पहले, फिर एफ पे आ गए, और जो गैप है बीच में उसी को हम क्या बोलते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट गैप बोलते हैं, ठीक है बेटा। कंक्लूजन क्या निकलता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हाइलाइट्स दैट इकोनॉमी कैन अचीव इक्विलिब्रियम विद परसिस्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू इनसफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड। टू रिजॉल्व दिस, पॉलिसीज टू बूस्ट डिमांड लाइक गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस रिडक्शन आर रिक्वायर्ड। बेटा ये लिखोगे ना कंक्लूजन एंड में तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ये वेटेज बढ़ाने के लिए होता है, एग्जामिनर को ये सब देख के अच्छा लगता है, वो आपको फुल मार्क्स देता है फिर, है ना। ध्यान से चलो, चॉइस में बेटा देखो न्यूमेरिकल है। चॉइस में क्या है? न्यूमेरिकल आपके सामने। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए पहले कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? C इज इक्वल्स टू C बार प्लस BY। C इज इक्वल्स टू C बार प्लस BY, और B ही हमारा क्या होता है? MPC। हम इसके लिए ऐसी सिंबल यूज करते हैं B, ठीक है। B का और कोई मतलब नहीं है, बस वो MPC को डिनोट करता है, ठीक है ना। देखो MPC आपको दिया हुआ है, ऑटोनोमस कंजम्पशन दी हुई है, Y आपको दिया हुआ है, बस आपको उठा के वैल्यू पुट करनी है। इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता बच्चों, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं करना। ये देखो ये हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन है, दी हुई है, MPC हमें दिया हुआ है, Y हमें दिया हुआ है, लो जी पुट
कर दिया, ऑटोनॉमस कंजम्पशन 100, एमपीसी 0.75, वाई 5000, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ गया, 100 प्लस करा 3850 इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इससे ज्यादा सिंपल एग्जांपल क्या होगा बेटा, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है, पर फॉर्मूला पता होगा तभी तो, फॉर्मूला पता होना चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़ रहे बेटा, क्वेश्चन नंबर 48 का ए पार्ट, ध्यान से, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फिस्कल डेफिसिट। कहां पे आ गए बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 48 पे आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है, ये 4 मार्कर का लास्ट क्वेश्चन है, फिर 49 और 50 हमारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से। चलो 48 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था, अगर आपने बेटा मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देखी है ध्यान से। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर्स टोटल रिसिप्ट्स को एक्सीड कर जाते हैं, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट्स को एक्सीड कर जाते हैं, तो जो डिफरेंस होता है दैट इज फिस्कल डेफिसिट। और एक और मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट का कि जितना भी फिस्कल डेफिसिट होता है गवर्नमेंट को उतनी ही क्या लेनी पड़ती है, बोरोइंग्स करनी पड़ती है। क्योंकि एक बात बताओ, अगर रिसिप्ट ही मेरे पास 50 लाख की आई है और खर्चा मेरा हो गया 80 लाख का, तो बाकी का 30 लाख आया कहां से, ऑब्वियसली बोरो करके आया होगा ना, ऑब्वियसली बोरो करके आया होगा। तो फिस्कल डेफिसिट का सीधा सीधा मतलब होता है बोरिंग्स, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट किसको रिप्रेजेंट करता है, बोरिंग्स को। तो क्वेश्चन जब आपको समझ आ गया आंसर, बट एक चीज ध्यान रखनी बेटा, ये जो आप टोटल रिसिप्ट लोगे ना, आपको इसके अंदर दोनों रिसिप्ट आती है, हमारी कैपिटल रिसिप्ट भी आती है और रेवेन्यू रिसिप्ट भी आती है, और कैपिटल रिसिप्ट के अंदर बोरिंग्स भी आता है। लेकिन हम जब फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करेंगे तो हम बोरिंग्स को नहीं काउंट करेंगे कैपिटल रिसिप्ट में, उसके अलावा अगर कोई कैपिटल रिसिप्ट होगी वो ले लेंगे, लेकिन बोरिंग्स को नहीं करेंगे कैलकुलेट। उसका रीजन सीधा सीधा है, क्योंकि जो इसका डिफरेंस होता है वही तो बोरिंग्स होता है, अभी मैंने आपको बताया। तो इसलिए टोटल रिसिप्ट में जो बोरिंग्स आती है वो हम नहीं लेंगे फॉर कैलकुलेटिंग फिस्कल डेफिसिट। याद रखोगे वाली बात, है ना। चलो अब आंसर रीड करते हैं एक बारी। फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू शॉर्टफॉल बिटवीन द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरिंग, आ गया ना, एक्सक्लूडिंग बोरिंग, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। इट इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू व्हिच गवर्नमेंट रिलाइज ऑन बोरिंग्स टू मीट इट्स एक्सपेंसेस। इन सिंपल टर्म्स फिस्कल डेफिसिट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट बाय व्हिच गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इट्स इनकम। कह रहा है फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर उसकी इनकम से कितना एक्सीड कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला देखो, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, लेकिन उसमें से बोरिंग्स को नहीं ले रहे, हम बोरिंग्स को नहीं ले रहे हैं ना, बोरिंग्स को हटा दिया, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ जाएगा, रेवेन्यू भी आ जाएगा, सैलरी सब्सिडीज ये सब, और कैपिटल भी आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड। टोटल रेवेन्यू में सब आ जाएगा, रेवेन्यू रिसीव्ड से टैक्स नॉन टैक्स सब, लेकिन बोरिंग्स नहीं आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं बोरिंग्स नहीं आएगा, ठीक है। ऑल्टरनेट फॉर्मूला देखेंगे बेटा, इसके अंदर अब कुछ नहीं है, मैंने टोटल एक्सपेंडिचर को बस एक्सपेंड कर दिया है, मतलब दोनों पार्ट्स में दिखा दिया कि रेवेन्यू प्लस कैपिटल, और जो रिसिप्ट्स मैंने उसको भी एक्सपेंड कर दिया, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स, और ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, है ना, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आया आप लोगों को, ठीक है। फिर चलिए इसका बी पार्ट भी देखते हैं, क्या है देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखो उससे रिलेटेड ही आ गया ना। अब इसके अंदर बेटा डिफरेंस एक्सप्लेन करना है, और क्वेश्चन ध्यान से कितने मार्क्स का है, क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। तो ये नहीं कि एक एक डिफरेंस लिख दिया, बस पूरा प्रॉपर लिखना, मैं आपको दिखाऊंगा आंसर अभी, देखो ध्यान से। पहले बेटा बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो गवर्नमेंट का मेजर एक्सपेंस होते हैं, जो बड़े बड़े एक्सपेंसेस होते हैं, बड़े बड़े एक्सपेंस मतलब जो उनके असेट्स और लायबिलिटीज पे इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। कंट्री की जो असेट्स एंड लायबिलिटीज पे कोई ना कोई इफेक्ट डालते हैं, वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। और कोई ना कोई का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो तो यानी या तो आपने असेट खरीदा होगा, यानी या तो असेट आया होगा आपके पास से, या फिर आपने अपना कोई लायबिलिटी पे ऑफ करी होगी, कोई लोन पे ऑफ करा होगा, तो लायबिलिटी कम हुई होगी, तो ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है बेटा जो डे टू डे खर्चे होते हैं, जो डे टू डे होते हैं, रेकरिंग नेचर के होते हैं, जो गवर्नमेंट को करने ही होते हैं। इन खर्चों से कोई असेट या लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना ही असेट इंक्रीज डिक्रीज होता है, ना लायबिलिटी कुछ इंक्रीज डिक्रीज होती है, ठीक है। ये बेसिक मीनिंग हो गया। अब डिफरेंस देखते हैं बेटा, ऐसे ही लिखना है डिफरेंस, कॉलम बना के। अगर पूरे मार्क्स चाहिए ना, ऐसे डिफरेंस का आपको कॉलम बनाना है, बेसिस भी लिखने हैं। अगर आपको अच्छा आंसर लिखना है ना, ये प्रेजेंटेशन है बेटा आंसर की, ऐसे लिखना होता है। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग और क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म असेट्स और रिड्यूसिंग लायबिलिटीज, है ना। लॉन्ग टर्म असेट्स को या तो आप क्रिएट करते हो, यानी असेट हमारे पास बढ़ जाते हैं, या फिर आपको अपनी लायबिलिटी रिड्यूस करते हो, ये मीनिंग हो गया। रेवेन्यू में एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑफ फॉर द डे टू डे फंक्शनिंग, कीवर्ड से याद रखोगे, डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, जो डे टू डे फंक्शनिंग के लिए उसको करना ही होता है गवर्नमेंट को, है ना। नेचर देखेंगे, नॉन रेकरिंग होते हैं, मतलब रेगुलर बेसिस पे नहीं होते, प्रोवाइड्स बेनिफिट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड।
लेकिन ये रेकरिंग होते हैं, प्रोवाइड बेनिफिट ओनली इन शॉर्ट टर्म, डे टू डे बेसिस के होते हैं ना। पर्पस एम्ड एट इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिव कैपेसिटी और असेट्स ऑफ द इकोनॉमी, या तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाने के लिए होते हैं या असेट्स बढ़ाने के लिए। ये किस लिए होते हैं? मेंटेनिंग ऑनगोइंग फंक्शन एंड सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। एग्जांपल देखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, या फिर परचेज ऑफ मशीनरी या रिपेमेंट ऑफ लोन्स। सारे ध्यान से देखो, इन सब से क्या हो रहा है? असेट बढ़ रहे हैं, ये क्या हो रहा है? असेट बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है? लायबिलिटी कम हो रही है। यहां पर क्या है? जो सैलरीज आ रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की, जो सब्सिडीज आ रही है, जो इंटरेस्ट की पेमेंट हो रही है, या डिफेंस के से रिलेटेड कोई आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, है ना, तो ये सारे रेवेन्यू नेचर के हो गए। इंपैक्ट के एसेट लायबिलिटीज पे, बेटा ये सबसे मेन डिफरेंस है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। लीड्स टू क्रिएशन ऑफ असेट और रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी, और इसके अंदर ना तो असेट क्रिएट होगा ना लायबिलिटी रिड्यूस होगी, इसी का उल्टा करना है यहां पर, है ना। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? ये आएगा कैपिटल अकाउंट में क्योंकि कैपिटल नेचर का है, ये आएगा रेवेन्यू अकाउंट में क्योंकि रेवेन्यू नेचर का है। सिंपल है, बन जाएगा डिफरेंस। अच्छा लगा ना क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट देखेंगे बेटा। नेक्स्ट है कैलकुलेट लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स। लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स है, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन में भी कोई मुश्किल नहीं है, सबसे आसान क्वेश्चन है ये भी। देखो बेस ईयर के आपको कमोडिटीज एबीसी और प्राइस और क्वांटिटी दी हुई है, करंट ईयर का भी आपको प्राइस और क्वांटिटी दी हुई है। बेटा फॉर्मूला शुरू करने से पहले एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो बेस ईयर का प्राइस और क्वांटिटी होता है ना, उसको हम जीरो से डिनोट करते हैं, यानी कि P0, और इसको हम लिख लेंगे Q0, ठीक है ना। इसको क्या लिख लेंगे? Q0। और जो करंट ईयर होता है उसके लिए हम P1 और Q1 यूज करते हैं। क्या बोला मैंने? बेस ईयर के लिए 0 0 और करंट ईयर के लिए 1 1। तो बेटा ये रहा फॉर्मूला लास्ट ईयर्स का, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0। सर कोई आसान तरीका बता दो याद रखने का। बेटा आसान तरीका ये 1000 याद रख सकते हो, बस ऐसे लिखना है 1 0 0 0 ऐसे लिख दो। उसके बाद तो PQ, ठीक है बेटा। हर एक का अपना तरीका होता है फॉर्मूला याद करने का, अपना भी बना सकते हो, बस एग्जाम में आपको याद रहे। ये तो मैंने आपको अपना तरीका बताया है। 1 0 0 0 1000 याद रखो, PQ लिख दो। उसके बाद क्या करना है? सिग्मा और सिग्मा, हो गया फॉर्मूला, है ना। P1 Q0 का मतलब क्या है? कॉलम आपके सामने है, P1 को और Q0 को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि P1 और Q0 का एक कॉलम बनेगा। ये देखो यहाँ पर P1 और Q0 का कॉलम बनेगा। P1 है करंट ईयर का प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी, बेस ईयर की क्वांटिटी ये मल्टीप्लाई करा, कॉलम बना दिया, है ना। बना दिया कि नहीं? फिर उसके बाद P0 Q0 चाहिए, तो P0 और Q0 दोनों हमारे पास, उसका भी टोटल कर दिया, तो दोनों का टोटल आ गया हमारे पास। दोनों कॉलम्स का टोटल देखो आप बेटा, यहां पे भी लिख सकते हो नीचे टोटल, है ना। P1 Q0 का 4250 और यहां से देखो ये आएगा 2400, टोटल आ गया। अब क्या करना है? सिर्फ फॉर्मूला में उठा के पुट ही तो करना है, फॉर्मूला में पुट कर देंगे। उसके बाद आपको सॉल्व करना है बेटा, 4250 डिवाइड बाय 2400 इंटू 100, ये आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है ना। तो फाइनल आंसर हो गया बेटा 7177.08, ये आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसकी चॉइस में भी एक क्वेश्चन है बेटा, दोनों में से अगर आपको कोई भी फॉर्मूला आता है जो आपको लगता है कॉन्फिडेंट हो आप जिसके ऊपर, वो कर सकते हो। कंस्ट्रक्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर ईयर 2010 टेकिंग 2005 एज बेस, बता दिया उसने 2005 को बेस लेना है। अभी बेस का मतलब क्या है? देखो फॉर्मूला देखो, P1W अपॉन P0W, इसके अंदर तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। सिग्मा P1W अपॉन में सिग्मा P0W, ठीक है, इनटू 100, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब देखो P1 P0 क्या होता है? 1 मतलब करंट ईयर और 2010 हमारा करंट ईयर है, ये 1 हो गया, और बेस मतलब ये वाला, ठीक है। ये मत सोचना कि बाद में लिखा है तो 1 होगा और पहले वाला 0 होगा, नहीं, ईयर पढ़ लेना ध्यान से। जो बड़ा वाला ईयर होता है वो 1 होता है, छोटे वाले ईयर के लिए हम 0 लगाते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला है P1 इंटू W, P1 और W का कॉलम भी दिया हुआ है, ये रहा वेट्स, तो P1 को उठा के W से मल्टीप्लाई कर दो, एक कॉलम बना लो P1W का। किसका? P1W का कॉलम। ये देख लो कैसे कह रहा हूं मैं, ये देखो यहाँ पर P1 इंटू W का कॉलम बन गया, यानी कि हमने क्या करा? P1 और W को मल्टीप्लाई, 15 इंटू 20, फिर 20 इंटू 30, फिर 30 इंटू 50, सबको मल्टीप्लाई करा, टोटल कर दो उठा के 3100। सिमिलरली बेटा P0 इंटू W का कॉलम बना दो, उसको भी उठा के टोटल कर दो 1900, है ना। अब क्या करना है? फॉर्मूला में पुट ही तो करना है, फॉर्मूला में पुट कर दिया 3100 अपॉन 1900, ये आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर क्या हुआ बेटा? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का 163.16, ठीक है। यहां तक समझ आ गया ना बच्चों? चलो बेटा लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? इन अ डांस कंपटीशन 5 फाइनलिस्ट, देखो लास्ट क्वेश्चन है पेपर का। इन अ डांस कंपटीशन 5 फाइनलिस्ट वर गिवन फॉलोइंग रैंक्स बाय द 2 जजेस। बेटा रैंक का क्वेश्चन है, चलो देखते हैं क्या है। देखो हमारे को 2 जजेस है, दोनों जजेस ने डांसर्स थे हमारे पास, ठीक है। क्या थे? डांसर्स थे। 5 फाइनलिस्ट थे, 1 2 3 4 5, सबको 2 जजेस ने अपने अपने अकॉर्डिंग रैंक दी है। इसने 4th वाले को 1 दिया, इसने 4th वाले को 1 दिया, फिर इसने 2nd दिया, इसने 2nd वाले को 2nd दिया, तो ये रैंक दी हुई है आपको ऑलरेडी। आपको क्या करना है बेटा? रोमन काउंटिंग को नॉर्मल नंबर्स में पहले
पहले तो कन्वर्ट करना है, ठीक है। रैंक बाय जज है, जो ऐसा वाला 2 था हमने उसको ये मान लिया कि ये 2 है, ये 3 है, आपको आती होगी रोमन काउंटिंग, ठीक है। सिंपली हमने सबकी रैंक्स लिख ली। अब फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलना है। ये होता है मेरा फॉर्मूला रैंक कोरिलेशन निकालने का, ये होता है फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला लिखा है, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन, ध्यान से ये अपॉन जो है 1 के नीचे नहीं है, सिर्फ 6 सिग्मा डी स्क्वायर के नीचे है, डिवाइडेड बाय n इंटू n का स्क्वायर -1, ठीक है। अब ये d क्या है बेटा, d का मतलब है आपको दो जो रैंक्स दी होती है उनका डिफरेंस करना है, उसको हम d बोलते हैं। और यहां पर मेरे को क्या चाहिए, उस d का स्क्वायर का सिग्मा चाहिए, d के स्क्वायर का सिग्मा चाहिए, तो स्क्वायर कर देंगे हम, क्या दिक्कत है। देखो दोनों रैंक्स हैं आपके पास, 2 - 3 कितना हो गया, -1, इसका स्क्वायर कर दिया 1 आ गया। फिर बेटा 3 - 2 1, इसका स्क्वायर कर दिया 1 आ गया। फिर 4 - 5 -1, स्क्वायर कर दिया 1 आ गया। फिर 1 - 1 0, स्क्वायर कर दिया तो 0 ही रहेगा। फिर 5 - 4 1, स्क्वायर कर दिया 1 आ गया। अब आपको सिंपली डी स्क्वायर को टोटल करना है, क्योंकि टोटल आएगा 4, ये देखो यहाँ पे टोटल क्या हुआ है, टोटल आ गया, सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास। अब फॉर्मूला में क्या चाहिए था, 6 तो 6 ही रहेगा, सिग्मा डी स्क्वायर आपके पास आ गया 4। और n क्या है, n तो बेटा काउंट कर लो कितने टोटल 5 है ना, देखो 5 आंसर थे हमारे पास, 1 2 3 4 5, तो n मेरा 5 हो गया। अब मैंने उठा के बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना। अगर बेटा फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, ये तो आपको फ्री के मार्क्स दे रहे हैं अगर आपको फॉर्मूला याद है। नंबर ऑफ आंसर्स हो गए 5, 6 सिग्मा डी स्क्वायर की जगह मैंने 6 × 4 कर दिया, मैंने ऊपर निकाली थी ना वैल्यू 4, सिग्मा डी स्क्वायर कितना निकाला था, 4 निकाला था, पुट कर दिया। n कितना है 5, पुट कर दिया, 5 ब्रैकेट में 5 का स्क्वायर -1। अब सिंपल मैथ्स है बेटा, 6 × 4 हो गया 24, ये हो गया 25 -1, ऊपर 24, नीचे भी 24 कैंसिल हो गया 1/5, या फिर आप इसको 5 × 24 जैसे भी कर सकते हैं, जो आपको मैथ्स का तरीका ठीक लगे। आपका आंसर आएगा लास्ट में 0.8। बेटा एक बात बता देता हूं, यहां पर एक बात बता देता हूं, जो कोरिलेशन का आंसर है ना वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। क्या बोला मैंने, -1 से 1 के बीच में। ध्यान रखना, अगर आपकी कैलकुलेशन करते समय अगर आपका आंसर इस रेंज से बाहर आ गया तो आप ये मान लेना आपने गलत किया, कैलकुलेशन रीचेक करने की जरूरत है ना, कैलकुलेशन रीचेक करने की जरूरत है, तो इसलिए ध्यान से करना है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, रैंक कोरिलेशन का 0.8, ठीक है, इंडिकेटिंग द स्ट्रॉन्ग। मैंने कहा ना -1 से 1 के बीच में होता है, तो 0.8 का मतलब 1 के क्लोज है, तो जितना 1 के क्लोज होगा उतना ज्यादा कोरिलेशन उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है बच्चों, सारे क्वेश्चन समझ आए, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। इसके बाद भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रह जाए या उसके बाद कोई भी किसी बच्चे को कोई चैप्टर समझना हो, कुछ भी समझना हो, तो वो हमें कमेंट में उन्नति लिख के चैप्टर का नाम या टॉपिक का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। चैनल को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहे। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय।